इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा यही पार्ट पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले टाइप ऑफ रिएक्शंस में अगर बात करें तो पहले जितने तरह के केमिकल रिएक्शन हम देखने वाले हैं उनके बारे में एक बार लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि इसके नाम से ही आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा चीजों के कंबाइन होने की बात हो रही है। ठीक है ना, और इसी का जो ऑपोजिट होता है वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आप किसी के नाम से अगर ऑब्जर्व करें तो डीकॉम्पोजिशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा और एक से ज्यादा चीजें बनाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसके बाद है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ टाइप जो है वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो जल्दी से इनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करेंगी और कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी इसके एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे लिए यहाँ बहुत आसानी से अवेलेबल रहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जब हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी प्लस सी इस तरह से कंबाइन अगर हम करें तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वाटर का फॉर्मेशन। वाटर का जो फॉर्मेशन है, वाटर के फॉर्मेशन में एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ जो वाटर का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर के प्रिपरेशन के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो कार्बन जो है, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है तो यहाँ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया इन ऑर्डर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिर्फ वाटर है, यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें जो है आप हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपका बनेगा HCl, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया 2। ठीक है, जस्ट आपको ये चेक करना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि यहाँ पर आपको 2 और मोर सब्सटेंस को कंबाइन करना है और उनके कॉम्बिनेशन से सिर्फ एक चीज ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसे मेरे यहाँ जनरल इक्वेशन में लिखा हुआ है ABC, या इस तरह के बहुत सारी चीजें आपस में जब कंबाइन करेंगी तो सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी में आप देख सकते हो कि अगर सल्फर है, सल्फर को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से नाइट्रोजन जो है उसको अगर हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें तो हमारा बनता है अमोनिया। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन से हम कंबाइन करें तो बनता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा MgO। कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो बनेगा CaO। ठीक है,
यहाँ पे मैंने आपके सामने जितने भी एग्जांपल लिखे हैं उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको प्रोडक्ट साइड पे दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ ये जो मैंने कोफिशिएंट लगाया हुआ है 2, ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा। बस बन तो यहाँ पे सिर्फ अमोनिया रहा है ना, NH3, यानी एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब वो एक से ज्यादा बने वो मैटर नहीं कर रहा, वो तो जस्ट यहाँ बैलेंसिंग के लिए हमने ऐड किया, ठीक है। इसी तरह SO2 सिर्फ एक मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट साइड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ MgO, यहाँ CaO, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद देखते हैं हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। उसमें क्या होगा कि आपके पास कोई एक चीज है, इसको आप कन्वर्ट करते हो दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी एक चीज जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी हम फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है आपका लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। दूसरा होता है हीट की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं थर्मल या थर्मोलिसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मोलिसिस, ठीक है। और एक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में उसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक ही सब्सटेंस है और प्रोडक्ट साइड में एक से ज्यादा सब्सटेंस है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देते हैं, हर टाइप का एक एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फोटोलिसिस की, यानी ऐसा रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की यानी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, उसी को बोलते हैं फोटोलिसिस। सनलाइट की जो प्रेजेंस है उसकी वजह से ये जो आपका AgCl है, ये सिल्वर क्लोराइड नाम का सॉल्ट है, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। इसको अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट की वजह से यहाँ पे आप देखोगे सिल्वर ग्रे कलर का, और जो क्लोरीन है गैस ये ग्रीन कलर की, ग्रीन येलो कलर की, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो AgCl है उसके ऊपर हमने सनलाइट ऐड की और सनलाइट की वजह से सिल्वर और क्लोरीन हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर AgBr की बात करें, AgBr आपका पेल येलो कलर का सॉल्ट होता है, पेल येलो मतलब फीका सा येलो कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम सनलाइट ऐड करते हैं, इसके ऊपर अगर हम सनलाइट ऐड करते हैं तो इसको आप देखोगे कन्वर्ट होगा ये सेम सिल्वर सॉल्ट में, और यहाँ पर ब्रोमीन गैस ये आपको दिखेगा ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो जो क्लोरीन है उसका कलर होता है ग्रीन येलो और जो ब्रोमीन है उसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। तो ये दो सॉल्ट हैं आपके, जिसको अगर आप सनलाइट में रखते हो तो इनसे आपको देखने को मिलेगा सिल्वर अलग हो जाएगा, और जो इनके साथ में दूसरा कंपोनेंट है, एक सॉल्ट में क्लोरीन है दूसरे में ब्रोमीन है, वो भी आपको यहाँ अलग दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो AgBr है इसका यूज हम करते थे पुराने जमाने में, जो कैमराज होते थे उनकी जो रील होती थी जिससे फोटो बनती थी ना, उसमें इस कंपाउंड का यूज करते थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख लेना कि यहाँ पर इस रिएक्शन का यूज फोटोग्राफी में भी होता है। अगर कहीं पे भी वो किसी क्वेश्चन में एक सॉल्ट के बारे में बात करे जो फोटोग्राफी में यूज होता था, अब तो नहीं होता था, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोलिसिस की, यानी ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होते हैं उसको देखते हैं। थर्मोलिसिस मतलब ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की वजह से होते हैं उनको देखेंगे यहाँ। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम
कार्बोनेट, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है, व्हाइट कलर का सॉल्ट है ये। इसको अगर आप हीट करते हो, ये डेल्टा का यहाँ मतलब है हीट, ये जो ऊपर मैंने डेल्टा बनाया इसका मतलब है हीट। अगर आप इस कंपाउंड को हीट करते हो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपको एक मिलेगा सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरी मिलेगी आपको यहाँ पे गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपका व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो इसका केमिकल नेम है। और साथ ही में इसका एक कॉमन नेम भी है जो आपसे क्वेश्चंस के फॉर्म में बहुत पूछा जाएगा यहाँ पर, वो आपका केमिकल नेम कम यूज करता है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम ज्यादा यूज करता है और इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइन, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है क्विकलाइन। और यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन होता है और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसी में फर्दर वो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पर अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ऐड करते हो तो पानी में ऐड करने पर क्या बनता है, पानी में ऐड करने पर कैल्शियम ऑक्साइड को आप देखोगे यहाँ बनता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में निकलती है बहुत सारी हीट, ठीक है। और इसी कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो है स्लेक लाइन, स्लेक लाइन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद लॉट ऑफ हीट, ठीक है। इस रिएक्शन में आपको बहुत सारी हीट भी देखने को मिलती है। तो वो जो एग्जांपल है वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाटर कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और यहाँ पर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो FeSO4। अगर इसको आप हीट करते हो सॉल्ट को तो ये ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, इसको अगर आपने हीट कर दिया, इसको हीट करने पे आपको मिलेगा Fe2O3 SO2 एंड SO3, ठीक है। यहाँ पे जो कंपाउंड है इसको हीट करने पर आपको ये तीन अलग अलग चीजें यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। इसका कलर होता है रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर PbNO3 होल ट्वाइस इसको अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है थर्मोलिसिस में। तो इस कंपाउंड को अगर आप हीट करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। यहाँ जो NO2 है ये आपकी एक ब्राउन कलर की गैस है, ये बात याद रखेंगे, ब्राउन गैस होती है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमने देखा कि जब किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं हम लोग तो हीट करने पर एक से ज्यादा चीज बनती है और इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्मोलिसिस का मतलब है हीट, हीट की वजह से कोई चीज डीकंपोज हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है अगर ब्रेक डाउन होना है किसी चीज का, जैसे पानी का अगर ब्रेक डाउन होना है तो पानी का जो ब्रेक डाउन होगा वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में होगा, ठीक है। और ये जो ब्रेक डाउन है इसका रीजन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसका रीजन है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो वाटर है वो डिकम्पोज होता है और वाटर डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो उसमें हम थोड़ा सा एसिड भी ऐड करते हैं, ठीक है। जिस वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें थोड़ा सा
एसिड भी ऐड करते हैं, वो इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि करंट जो है वाटर में ज्यादा फ्लो कर पाए, ठीक है। तो एसिड ऐड करने का रीजन होता है करंट का फ्लो इंक्रीज करना, वाटर के अंदर करंट के फ्लो को इंक्रीज करना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ ये भी पूछा जाता है कि ये जो वाटर है जब इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो जो दो गैसेस मिलती हैं, दोनों में से ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है आपको? तो यहाँ पे आपको रीजन देना है आंसर के साथ, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है वो ट्वाइस जितनी भी आपको ऑक्सीजन मिलती है उसका ट्वाइस आपको यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन का ट्वाइस। ऐसा रीजन यहाँ पर वाटर है। वाटर में अगर आप देखो तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो जब वाटर डिकम्पोज होगा तो आपको ज्यादा तो हाइड्रोजन ही मिलेगी, ठीक है, ट्वाइस मिलेगी हाइड्रोजन। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस में, एक तो एसिड का एडिशन क्यों किया जाता है ताकि करंट का फ्लो बढ़े वाटर के अंदर, और दूसरा कौन सी गैस ज्यादा प्रोड्यूस होती है, वो है हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ट्वाइस होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें आपका एक सॉल्ट होता है जिसमें आप एक मेटल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे मेटल जो है वो सॉल्ट में चला जाएगा और जो सॉल्ट है उसमें से एक मेटल अलग हो जाएगा, एम डैश, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम डैश मेटल होगा सॉल्ट के अंदर और उसमें कोई दूसरा मेटल हम ऐड करेंगे तो मेटल सॉल्ट के अंदर चला जाएगा और जो सॉल्ट में मेटल था वो बाहर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं इसका दूं FeSO4, FeSO4 में अगर मैंने जिंक ऐड किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन की जगह पे जिंक आ जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट और Fe जो है वो अलग हो जाएगा। अब ऐसा हुआ क्यों? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एटम या मेटल होता है, मोर रिएक्टिव मेटल displaces less reactive metal from its compound, ठीक है। यानी जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है उसी के कंपाउंड में से। जैसे जो जिंक है, जिंक आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, जिंक से लेस रिएक्टिव होता है, आयरन से लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है सिल्वर, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो आगे रहेगा इस ऑर्डर में, ठीक है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इस रिएक्टिविटी ऑर्डर में जो आगे रहेगा मेटल वो अपने से पीछे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, रिमूव कर सकता है। यानी जिंक आयरन को भी रिमूव कर सकता है, कॉपर को भी रिमूव कर सकता है और सिल्वर को भी रिमूव कर सकता है। इसी तरह आयरन जो है वो कॉपर को रिमूव कर सकता है, सिल्वर को रिमूव कर सकता है, और जो कॉपर है वो सिर्फ सिल्वर को ही रिमूव कर सकता है, और सिल्वर जो है वो इनमें से किसी को भी रिमूव नहीं कर सकता। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसी के कंपाउंड में से, ठीक है। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe2O3 के साथ हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हीट करने पे आप देखोगे जो एल्यूमिनियम है वो मोर रिएक्टिव है आयरन से, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे बना लेगा Al2O3 और साथ में निकलेगा आयरन और साथ में निकलेगी बहुत सारी हीट, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन है जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके दो सॉल्ट दिए रहते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड होते हैं, दोनों को आप करते हो मिक्स। ठीक है, तो उनमें जो एक पार्ट होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे आपके पास है NaCl, इसमें आपने डाला AgNO3। ये दो कंपाउंड आपने लिए, एक है NaCl और दूसरा है AgNO3। अब यहाँ पे मेटल को आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक सोडियम आयन है और दूसरा सिल्वर है, तो यहाँ पे ये जो केटायन है आप इनको एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो जब इनका एक्सचेंज होगा तो जो Cl है उसके साथ आ जाएगा Ag, और जो NO3 है उसके साथ आ जाएगा Na, और ये है आपका एक्वस, और ये है आपका सॉलिड। ये भी है आपका एक्वस और ये भी है आपका एक्वस। अब यहाँ पे मैंने स्टेट क्यों डिफाइन किए, तो स्टेट मैंने इसलिए डिफाइन किए क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें आपके पास है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन जिसमें NaCl हमने डिसॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, जिस भी चीज के पीछे एक्वस लिखा रहेगा इसका मतलब है कि वो पानी में सोल्यूबल होती है, वो पानी में घुल सकती है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों सॉल्ट के पीछे लिखा हुआ है एक्वस, यानी एक सॉल्ट यहाँ पे मैंने पानी के अंदर रखा, उसके अंदर जब मैंने AgNO3 डाला तो यानी ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाए, और जब ये दोनों पानी के अंदर रहेंगे तो इनमें होगा ये कि जो सिल्वर है वो सोडियम की जगह आ जाएगा और जो सोडियम है वो सिल्वर की जगह चला जाएगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों में कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब दो सॉल्ट होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो कैटायन के रिस्पेक्ट में कह लो या एनायन के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जिस भी चीज के पीछे सॉलिड लिखा रहता है प्रोडक्ट साइड में, ये प्रोडक्ट साइड में जिसके पीछे सॉलिड लिखा रहता है, ये दोनों प्रोडक्ट है आपके, और प्रोडक्ट में जिसके पीछे सॉलिड लिखा है वही होता है आपका प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये होता है आपका प्रेसिपिटेट। यानी प्रेसिपिटेट क्या है कि जैसे ही यहाँ पर NaCl के अंदर आप AgNO3 डालोगे तो जो Ag होगा Cl के साथ कंबाइन होते ही वो आ जाएगा सॉल्यूशन से बाहर, और यहाँ सरफेस पे सॉल्यूशन के आपको दिखाई देगा, यानी वो चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाई। जिस चीज के पीछे सॉलिड लिखा रहेगा वो चीज वाटर में इनसॉल्युबल होगी, वो पानी से अलग हो जाएगी, या तो वो आपको लिक्विड की सरफेस पर दिखाई देगी या फिर वो नीचे ट्यूब जो है उसके बॉटम पे डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी चीज के पीछे सॉलिड लिखा रहेगा वो होता है आपका PPT, प्रेसिपिटेट। इसी तरह अगर आपके पास BaCl2 है, उसको आप Na2SO4 के साथ कंबाइन करते हो, एक्वस, दोनों के पीछे हमने लिखा है एक्वस, तो यहाँ पे आप देखते हो जो Ba है और जो Na है ये एक्सचेंज हो जाएंगे, NaCl बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। अब हमें पता है NaCl तो सोल्यूबल है पानी में, इसलिए हमने उसको लिख दिया एक्वस, और ये जो BaSO4 है इसके पीछे हम लिखते हैं सॉलिड, यानी ये जो कंपाउंड है ये हमारा PPT यानी प्रेसिपिटेट, यानी इन दोनों में ये एक्सचेंज हुए हैं। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी बेरियम और सोडियम एक्सचेंज हो गए दोनों में। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स में कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ है आयंस का, तो ये है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को displacement reactions are also called precipitation reactions. Precipitation reactions, ठीक है, क्योंकि इसमें precipitate भी बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जो लास्ट टाइप है हमारा वो है रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसे इसके नाम में आपको दिखाई दे रहा है रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब होता है, ये जो टर्म है ये दो चीजों से मिलकर बनी है। रिडॉक्स में
रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स में दो रिएक्शंस होते हैं असल में, एक है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मीनिंग होता है, रिडक्शन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल और इलेक्ट्रॉन का एडिशन। यानी रिडक्शन रिएक्शन को हम 3 टाइप से डिफाइन करते हैं। पहला है हाइड्रोजन एडिशन, किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम बोलते हैं उसका हुआ है रिडक्शन। अगर किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो भी उसका रिडक्शन होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन किसी चीज में ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं उसका भी रिडक्शन हुआ है। इसी तरह ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन अगर किसी में ऐड होता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, है ना, और हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है, एकदम ऑपोजिट है उसका, तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो भी उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक एक। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मेरे पास है CO2, ठीक है, और यहां पर एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, CO और H2O, इसको हमने साथ में हीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट है उसमें हमें दिखाई दे रहा है CO2 एंड H2। तो यहाँ पे CO को ऑब्जर्व करिए, CO को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, और H2O को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो H2O में यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, अगर ऑक्सीजन किसी में ऐड होता है इसका मतलब CO का यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन, और H2O में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसका हो जाएगा रिडक्शन। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। यानी आपको ऑब्जर्व करना है रिएक्शंस को कि किस चीज में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जिस चीज में ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिस चीज में से ऑक्सीजन रिमूव होगा उसका रिडक्शन होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्टेंट साइड में चेक करना है, आपको प्रोडक्ट साइड में चेक नहीं करना है। प्रोडक्ट साइड में तो आपको पता लगता है कि अल्टीमेटली चेंज क्या है ना, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कैसा होता है, उसका उल्टा, जो प्रोसेस उसके अंदर हुआ है उसका उल्टा, यानी एजेंट कैसा ही है, रिड्यूसिंग। इसी तरह जिसमें रिडक्शन होता है वो एजेंट कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो पहले आपको ये चेक करना होता है कि रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन, और उसके बाद चेक करना होता है ये एजेंट कैसा है, उसका उल्टा। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका इलेक्ट्रॉन के टर्म में एक एग्जांपल देखें, तो उससे पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं। CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। इसमें आप देखिए CuO में चेंज देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और H2 को अगर आप देखोगे तो H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो जहां ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी यहाँ पे रिडक्शन किस चीज का हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम क्या कहेंगे, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और अगर हम एजेंट की बात करें तो रिडक्शन मतलब यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो यह है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो ये है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में। और इसी में अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इसका एग्जांपल देखिए, सोडियम एंड क्लोरीन, ये मिलके बनाते हैं NaCl। ठीक है, तो जो
सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 1, और Cl जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 और 7। तो यहाँ पे ये जो सोडियम है ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस में इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 2,8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, और जो NaCl है उसमें Cl के ऊपर माइनस का चार्ज है, इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2,8,8। तो अब अगर हम सोडियम को ऑब्जर्व करें तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो जहां इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन, यानी Cl माइनस का क्या हुआ है, Cl का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। और जो Na है उसका यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। और एजेंट की अगर हम बात करें तो ये रिड्यूसिंग है और ये ऑक्सीडाइजिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में जितने भी मेटल हैं ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और लूज करने का मतलब इनका होता है ऑक्सीडेशन। मेटल का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उनका हमेशा होता है रिडक्शन। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऑक्सीडेशन, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उसका रिडक्शन। ठीक है, जब भी आपको वो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में कर सकता है या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कर सकता है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कि अगर रिडॉक्स रिएक्शन की वो बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग है कि आपको ये तीन चीजें चेक करनी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में या इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।